पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था कश्मीर इशू का, कश्मीर मुद्दे का, जहां पर हम लोगों ने समझा था, मैंने बताया था कि कैसे कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, एक विवादित क्षेत्र रह गया। और उस समय यानी कि स्वतंत्रता के समय वर्ष 1947 1948 के समय कैसे कश्मीर, पाकिस्तान और भारत जो है आपस में एक युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं, युद्ध में सम्मिलित होते हैं। और फिर क्या होता है, तो पाकिस्तान के लिए कश्मीर 2 बन जाता है, तो भारत के लिए भी कश्मीर 2 बन जाता है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है वो कहलाता है आजाद कश्मीर, तो जो भारत वाला कश्मीर है वो कहलाता है गुलाम कश्मीर। तो भारत के लिए भारत वाला कश्मीर जो है भारत का एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। पहले राज्य था, वर्ष 2019 के बाद से केंद्र शासित प्रदेश है, आने वाले समय में फिर राज्य बन जाएगा। और जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है उसे हम लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, अंग्रेजी में पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था और मैंने बताया था कि इसका ऐतिहासिक कारण क्या था, ऐतिहासिक घटना इसके पीछे क्या थी और क्या था महाराजा हरि सिंह वाले हिंदू शासक का एक मुस्लिम बहुल एरिया में, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो उनका राज था उसमें कौन कौन सी परेशानियां आ रही थी। ये सारे चीजों की बात हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी। वहां पर हम लोगों ने एक बात और कहा था कि जो हम लोग करेंगे, तो अब इस कक्षा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में अब हम लोग आगे बात करेंगे एक और टॉपिक का, जो है हैदराबाद से जुड़ा हुआ, हैदराबाद के निजाम का। जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे, यानी कि जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, क्योंकि हम लोग का जो अध्याय है वो है न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना ही है वो चुनौतियां जो कि भारत को भारतीय स्वतंत्रता के बाद मिली या फिर उसके सामने आई। तो इसमें हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग बातें की है, जो भी आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। सामने आपको जो दिख रहा है वो डिजिटल फॉर्मेट में पारस प्रकाशन का पृष्ठ संख्या 139 है। यहीं से यह अध्याय की शुरुआत है और यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। हम लोग 139 और 139 से कुछ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का यह अध्याय जो है ये चलता रहेगा और समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग अब इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद वाले कंसेप्ट का। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत के साथ बहुत सारी रियासतें भी स्वतंत्र हुई थी, जिसमें बीकानेर हो गया, जिसमें जोधपुर हो गया, जिसमें अलग अलग रजवाड़े हो गए। मणिपुर वाला जो एरिया था वो भी एक रजवाड़े वाला एरिया था। ऐसे ऐसे करके अलग अलग रजवाड़े जो हैं वो अलग अलग हो गए और सब भारत के हिस्से नहीं थे। लेकिन बाद में तत्कालीन यानी कि उस समय के भारतीय गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि दी गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के कारण से बहुत सारी रियासतें जो हैं, चाहे वो जोधपुर बीकानेर की बात हो, चाहे वो हैदराबाद की बात हो, चाहे वो अलग अलग तेलंगाना यानी कि दक्षिण भारत के अलग अलग रियासतों की बात हो, ये सारे जो है वो भारत के हिस्से बने। और ये आज जो भारत का नक्शा है वो एक यूनाइटेड इंडिया का नक्शा है, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद वो भारत से जुड़ते चले गए। चाहे वो हैदराबाद की बात हो, चाहे वो जोधपुर बीकानेर वाले रजवाड़े की बात हो, या फिर अलग अलग रजवाड़े की बात हो, अलग अलग जगहों की बात हो, ये सब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के द्वारा हुआ। इसी में एक बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़ी घटना आती है हैदराबाद के निजाम की, यानी कि हैदराबाद वाले रजवाड़े की। और हैदराबाद वाला रजवाड़े के साथ भी सेम कंसेप्ट था, जो धारणा थी कश्मीर के साथ। हालांकि कश्मीर का अगर भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे तो कश्मीर जो है वो बॉर्डर स्टेट आता है, जो कि पाकिस्तान से, या फिर कश्मीर एक बॉर्डर यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश आता है, जो उसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। लेकिन हैदराबाद के साथ वैसा कुछ नहीं है। हैदराबाद जो है वो दक्षिण भारत में, जहां से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। और सही मायने में देखा जाए तो हैदराबाद जो है वो बॉर्डर स्टेट वाले कंसेप्ट में भी थोड़ा बहुत आता है, पूर्ण रूप से नहीं आता है। तो हैदराबाद का जो निजाम हुआ करता था, यानी कि निजाम का मतलब मुस्लिम शासक, हैदराबाद का जो मुस्लिम शासक हुआ करता था वो भी चाहता था कि मेरा हैदराबाद जो है
वो मुस्लिम देश, क्योंकि धर्म के आधार पर ही देश की स्थापना हुई थी, तो वो मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ चला जाए। तो हैदराबाद का निजाम चाहता था कि हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, पाकिस्तान का अंग बने। लेकिन भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के कारण से, कहें तो धमकाने के कारण से, कहें तो जोर जबरदस्ती के कारण से, कहें तो बलपूर्वक जो है वो हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया। और आप उस ऐतिहासिक घटना को, उस ऐतिहासिक चित्र को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से देख सकते हैं, जहां पर हैदराबाद का निजाम अंत में झुककर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने झुककर अपने हैदराबाद को भारत को सौंपता है। तो ये सारी घटना भी, हैदराबाद वाला भी घटना जो है एक ऐतिहासिक घटना है, जो कि भारत के स्वतंत्रता के बाद घटी थी, जहां पर हैदराबाद को भारत का हिस्सा, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री के प्रयास, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास के द्वारा लाया गया था। हालांकि इसको हम लोग को ज्यादा डिटेल में यहाँ पर पढ़ना नहीं है। जब हम लोग को इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, इसके लिए एक अध्याय समर्पित होगा, तो वहां पर मैं इस पर पूरे विस्तार से बात करूंगा, कैसे ऑपरेशन पोलो हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है ये हैदराबाद से जुड़ा हुआ है, चार मीनार वाले हैदराबाद से, चार मीनार वाले जगह से जुड़ा हुआ है। ये बात करेंगे जब ये बात डिटेल में करनी होगी पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कश्मीर वाले इशू आज भी जो है वो हमारे साथ, कश्मीर के साथ और पाकिस्तान के साथ, और कहें तो इसके कारण से पूरे दुनिया के साथ आज भी चल रहा है। आगे लिखा हुआ है, इन फ्री इंडिया वेयर एवरीवन वाज टू बी इक्वल देयर वाज नो प्लेस फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट्स और रूलर। जो फ्री इंडिया था, जहां पर संविधान सभा में 14 अगस्त 1947 की रात में भारत के पहले होने वाले प्रधानमंत्री के द्वारा जो भाषण दिया जाता है, जो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा, उसके जो मुख्य अंश थे उस पर हम लोगों ने बात की। तो वहां पर जो फ्री इंडिया था, यानी कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया, जो स्वतंत्र भारत हुआ, अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, वहां पर था कि हम लोग इक्वल हैं, यानी कि हर भारतीय जो है वो समान है, वो हर भारतीय जो है जाति और धर्म से ऊपर एक समानता रखता है। ये सारी बातें हुई थी, और यहां पर कोई इंडिपेंडेंट स्टेट और इंडिपेंडेंट रूलर का कंसेप्ट नहीं था, यानी कि भारत एक है और भारत को एक प्रतिनिधित्व के द्वारा या फिर कहें तो एक सरकार के द्वारा पूरे भारत को चलाया जाएगा, ऐसा कंसेप्ट था। लेकिन वही चीज है कि बाद में अलग अलग जो रजवाड़े हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, तो फिर उनको जोड़ा गया, जैसा कि हम लोगों ने बात किया है। तो ये भारत का नक्शा है, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि भारत के इधर जो है पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, तो इधर साइड चीन है, जिसको अंग्रेजी में चाइना लिखते हैं, तो इधर साइड तिब्बत है। तिब्बत को आज की तारीख में चाइना जो है वो खा चुका है, यानी कि तिब्बत को चाइना जो है वो अलग देश नहीं मानता है। हम लोग तिब्बत को अलग देश मानते हैं, लेकिन चाइना जो है वो तिब्बत को अलग देश नहीं मानता है, तिब्बत को उसने अपने अधीन कर रखा है। तभी वहां के जो बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा वगैरह हैं, वो सब भारत आ चुके हैं, और भारत में उनका एक धर्मशाला बन चुका है, जो धर्मशाला के नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में वो है। तिब्बत के बगल में नेपाल है, नेपाल इधर, फिर इधर बर्मा को अब हम लोग म्यांमार कहते हैं। तो इधर जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, तो इधर अरेबियन सी, अरब सागर है, तो नीचे इंडियन ओशन, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर है, तो ऊपर तो ग्रेट हिमालय है ही है। तो ये है चित्र जो ये दिखा रहा है इंडिया बिफोर पार्टीशन। पार्टीशन से पहले, यानी कि बंटवारे से पहले भारत का क्या भौगोलिक परिदृश्य था, वो इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 140 पर आते हैं और आगे की बात करते हैं, वो सारी बातें करते हैं जो हम लोग को आगे करनी है। लिखा हुआ, द टास्क ऑफ टेकिंग ओवर द प्रिंसली स्टेट एंड मर्जिंग देम विद द रेस्ट ऑफ कंट्री वाज अकम्प्लिश्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी। ये तो हम लोगों ने पहले बात कर ही ली है कि जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजे रजवाड़े थे, जहां पे जोधपुर बीकानेर की बात हो, जहां पर जैसलमेर वाली बात हो, चाहे हम लोग हैदराबाद वाली बात करें और अलग अलग रजवाड़े की बात करें, ये सारे की जिम्मेवारी जो है तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था कि आप इन सब से बात करो और इनको एक करो, और
लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक चीज कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो गांधी जी के फॉलोअर थे, अनुयायी थे। रेफरिंग टू कम्युनलिज्म, जवाहरलाल नेहरू हैड रिटेन इन 1946 इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर हम कम्युनलिज्म, अगर हम धर्म और सांप्रदायिकता की बात करें, धर्मवाद और सांप्रदायिकता की बात करें, तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कुछ चीज लिखा हुआ है। हालांकि पूरा पुस्तक है, आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ अंश यहां पर लिखे हुए हैं जो जवाहरलाल नेहरू के विचार हैं उनके पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1946 में लिखा था। क्या लिखा था, उसके कुछ अंश है। इट इज आवर फॉल्ट ऑफ कोर्स एंड वी मस्ट सफर ऑफ आवर फेलिंग। अगर यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो है ये हमारी गलती है, यानी कि इट इज आवर फॉल्ट, ये अंडरलाइन करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है इट इज आवर फॉल्ट ऑफ कोर्स, बिल्कुल, एंड वी मस्ट सफर फॉर आवर फेलिंग। अगर हम लोग फेल कर रहे हैं, अगर हम लोग असफल हो रहे हैं किसी भी चीज में, तो ये हमारी कमी, हमारी गलती है, तभी जाकर हमें असफलता मिल रही है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो उस समय नहीं बने थे वर्ष 1946 में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। बट आगे कहते हैं वो कि बट आई कैन नॉट एक्सक्यूज और फॉरगिव द ब्रिटिश अथॉरिटी फॉर द डेलिबरेट पार्ट दे हैव प्लेड इन क्रिएटिंग डिसरप्शन इन इंडिया। यहां पर इन्होंने तो कहा कि ये तो हमारी गलती है, हम भारतीयों की गलती है कि हम जो है गुलाम हुए, हम जो है इतना दिन लग गया हमें स्वतंत्रता में, ये हमारी गलती है। और ये बिल्कुल हमारी गलती है। अगर हमारी कमजोरी नहीं हुई होती, हमारी गलती नहीं हुई होती, हमारे पूर्वजों की कमजोरी गलती नहीं हुई होती, तो न तो मुगल भारत पर आकर राज कर सकते थे, न तो मुगल के जाने के बाद अंग्रेज यानी कि ईसाई आकर भारत पर राज कर सकते थे, और न तो भारत का धार्मिक जो परिदृश्य है वो इस तरीके से बदलता। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ जो धार्मिक परिवर्तन हुआ है, ये सारा कुछ मुगलों के आने के बाद भारत के लोगों का ही धार्मिक परिवर्तन हुआ है। वही भारत के लोग जो किसी और धर्म से थे, वही आज भारत के लोग किसी और धर्म के हुए। और ये वास्तव में अपनी कमजोरी थी, भारतीयों की कमजोरी थी, जो हमें देखना होगा। ये कहा गया है उस समय के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं थे, वर्ष 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे स्वतंत्रता के बाद। लेकिन वो आगे कहते हैं कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज जो है वो बहुत अच्छे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गलती है कि हम गुलाम रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला जो है वो बहुत अच्छा था, जिसने हमें गुलामी में जकड़ कर रखा वो बहुत अच्छा नहीं था। अंग्रेजों की भी गलती थी, अंग्रेज अथॉरिटी, अंग्रेज शासक प्रशासक की भी गलती थी कि वो हमारे ऊपर राज करना चाह रहे थे और उन्होंने राज किया हमें शोषित करके। ऑल अदर इंजुरीज विल पास बट दिस विल कंटिन्यू टू प्लेग अस फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड। सारे जो जख्म है वो तो भर जाएंगे, लेकिन ये जो जख्म है, जो गुलामी का जो जख्म है, जो मानसिक तौर पर जो हम लोगों को जो गुलामी मिली, ये एक लंबे समय तक चलेगा, यह जल्दी भरने वाला नहीं है। यह तत्कालीन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1946 में स्वतंत्रता से पहले कहा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया का कुछ अंश है। आगे लिखा हुआ है, वाइल freedom loving supported the cause of freedom everywhere, people supported India struggle, India, whether it was the people of Asia and Africa who were trying to free themselves from foreign imperialism, or the people of Europe whose freedom was endangered by the rise of fascism. The cause of freedom in every country we valued as our own cause. अब क्या हुआ, अब आगे लिखा हुआ है कि जिसने भी, यहां पर जो बात आई कि सिर्फ भारत ही स्वतंत्रता नहीं चाह रहा था, या फिर सिर्फ भारत के मन में ही स्वतंत्रता की बात नहीं थी, भारतीयों के मन में ही स्वतंत्रता की बात नहीं थी, और भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो
बहुत सारे देशों के फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़ा हुआ था, चाहे वो एशिया के अन्य देशों की बात करें, क्योंकि भारत भी एशिया के देश है, चाहे वो अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन देश की बात करें, चाहे वो यूरोपियन देशों की बात करें जहां पर फासिज्म, फासीवाद और ये सारी चीजें चल रही थी, वहां पर भी अलग अलग देश जो थे वो अपने शासकों से परेशान थे, अपने शासकों से शोषित थे और वो अपनी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे भारतीय लड़ रहे थे। लिखा हुआ है, फ्रेंडशिप फॉर ऑल पीपल विथ अ स्टेक इन देयर फ्रीडम बिकम अ यूनिक टेनेंट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी इन द प्री इंडिपेंडेंस डे एंड सो इट वाज रिमेन्ड एवर सिंस। अब क्या हुआ कि कहते हैं ना कि एक जैसे लोग जो हैं, जिनकी एक जैसी प्राथमिकता होती है, जिनकी एक जैसी जरूरत होती है, वो मित्र बन जाते हैं। और दूसरा कहावत ये भी है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो मित्र हो जाता है, मित्र होता है। तो अब क्या कहें, यहां पर यही चीज हुई कि जब हम लोग अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, देश और दुनिया और अलग अलग देशों की बात करें तो वहां पर भी अलग अलग देश जो थे अपने अपने शासकों से परेशान थे, वो भी अपने स्तर से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी कारण से हम लोगों की, यानी कि हम भारतीयों की उस समय उन सारे देशों से दोस्ती, मित्रता बनती गई जो लोग हमारे जैसे थे, यानी कि जो लोग गुलामी में जकड़े हुए थे। और स्वतंत्रता के बाद भी आज हमारा रिश्ता उन लोगों के साथ वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि हम लोग जो हैं गुलामी के समय से मित्र हैं और स्वतंत्रता के बाद भी आज हमारी जो वो मित्रता है उसी तरीके से आगे कायम है। यही चीज कहा जा रहा है कि जब जरूरत थी तो हम लोगों ने फ्रेंडशिप किया उन सारे देशों से जिनकी अपनी जरूरत थी, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी का, यानी कि हमारे विदेश नीति का एक हिस्सा है। और आज भी हम लोग उसी स्तर पे उन सारे देशों से अपनी मित्रता निभा रहे हैं। तो इस कक्षा में हम लोग अपने आप को यहीं तक रोकते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।